आज मैं आपको पूर्व जन्म की एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ऐसा आखिर हो कैसे सकता है। एक ऐसी पूर्व जन्म की कहानी जिसको उस दौर के साइंटिस्टों ने भी सच माना। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें रहस्य भी होगा, थ्रिल भी होगा और हॉन्टेड एक्टिविटीज भी आपको देखने को मिलेंगी। और ये पहली और आखिरी रीबर्थ की एक ऐसी स्टोरी होगी जिसमें आपको पूर्व जन्म होने का एक डिफरेंट ही, एक बिल्कुल यूनिक ही तरीका देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदि और आप देख रहे हैं द टॉक मीन्स एवरीथिंग। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक शहर इटावा से। इटावा उत्तर प्रदेश का एक जाना माना शहर है। आप में से कई लोगों ने इस शहर का नाम जरूर सुना होगा। इस शहर के पास ही एक गांव है शरीफपुरा और ये कहानी उसी गांव की है। इस गांव में एक परिवार रहता था, ठाकुर फैमिली, और इस परिवार में केवल 3 ही लोग थे जिनकी माली हालत भी उतनी ठीक नहीं थी, यानी कि वो लोग गरीब थे। एक पिता, एक पत्नी और उनकी एक लड़की। ये कहानी उस समय की है जब गांव में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं था, ना ही सड़कें थी, ना ही बिजली थी, ना ही हॉस्पिटल्स और ना ही अच्छे स्कूल। ये गांव फुल्ली तौर पर बैकवर्ड था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी गांव में एक गरीब परिवार था। तो इस गरीब परिवार में एक लड़की का जन्म होता है और लड़की का नाम रखा जाता है सुमित्रा। क्योंकि ये गांव बहुत ही बैकवर्ड था तो यहाँ पर जॉब वगैरह भी नहीं थी, तो अक्सर यहाँ के मर्द काम करने के लिए बड़े शहरों में चले जाया करते थे। तो सुमित्रा के फादर भी रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली में आकर मजदूरी करते थे। इसी बीच सुमित्रा कुछ ही साल की हुई थी तो उसके ऊपर से उसकी माँ का साया भी हट जाता है और उसकी माँ की मौत हो जाती है। क्योंकि घर को चलाना था तो उसके पिता बाहर रहकर ही मजदूरी करते थे। तो ऐसे में सुमित्रा को उसके एक रिश्तेदार ने पालना शुरू किया। सुमित्रा धीरे धीरे बड़ी हुई और सुमित्रा को हमेशा से ही अकेलापन मिला था क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ की मौत हो गई थी। तो उसके ताऊ ने जैसे तैसे उसे पाला और 13 साल होते ही उसकी शादी एक जगदीश नाम के लड़के के साथ कर दी। जगदीश भी सुमित्रा के पिता की तरह ही छोटे मोटे काम किया करता था और वह भी शहर से बाहर रहकर काम करता था और काम के सिलसिले में अक्सर वो भी गांव से बाहर रहा करता था। तो शादी के बाद पति कुछ दिन तो सुमित्रा के साथ रहा, लेकिन क्योंकि उसे घर चलाना था तो घर चलाने की मजबूरी में वो सुमित्रा को छोड़कर दिल्ली चला गया, जहां वो छोटे मोटे काम करने लगा। शादी होने के बाद भी फिर से सुमित्रा अकेलापन महसूस करने लगी। हालांकि सुमित्रा का पति उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन पेट पालने के लिए, सबका पेट भरने के लिए उसे नौकरी करने के लिए बाहर जाना ही पड़ा। यहाँ घर में सुमित्रा के साथ हालांकि उसके सास ससुर भी थे, लेकिन वह उनसे ज़्यादा घुली मिली नहीं थी। तभी सुमित्रा को एक खुशी मिली। उसने 1984 में एक लड़के को जन्म दिया। जब उसने बेटे को जन्म दिया तब उसे लगा कि जैसे उसकी इस अकेली ज़िंदगी में उसे कोई साथी मिल गया हो। वो हमेशा अपने बच्चे को अपने से चिपकाए रखती थी। अगर कोई काम भी वो करती थी तब भी वो अपने बेटे को एक हाथ से हमेशा पकड़े रखती थी। उसको अपने से कभी भी दूर नहीं होने देती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसका इस दुनिया में अपने बेटे के सिवा शायद कोई भी नहीं है। उसका बेटा लगभग 5 साल का हो चुका था। अब सुमित्रा पानी भरने के लिए एक कुएं के पास जाती है और अपने बेटे को एक हाथ में दबा के ले जाती है। अक्सर वो ऐसा करा करती थी कि जब भी पानी भरने जाती थी तो अपने बेटे को हमेशा अपने साथ ले जाती थी। एक रोज वो शाम को कुएं में पानी भरने के लिए गई तो अपने बेटे को भी अपने साथ ले गई और पानी भरने के दौरान उसने अपने बेटे को कुएं के पास में बैठा दिया और वो पानी निकालने लगी। पानी निकालने के बाद जब उसने पानी भर लिया तो उसने मटका और अपने बेटे को उठाकर घर की तरफ जाने लगी। सुमित्रा के एक हाथ में घड़ा और एक हाथ में उसका बच्चा था। हालांकि सुमित्रा अकेली नहीं थी, गांव वाले भी वहां से पानी भरते थे और अपने घर ले जाते थे। तभी सभी गांव वालों ने देखा कि सुमित्रा वहां एकदम से रुक जाती है। तभी सब लोगों ने देखा कि सुमित्रा स्टैचू की तरह एक जगह खड़ी हो जाती है
और अपने हाथ ऊपर उठा लेती है, लेकिन उसने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा था। तो अपना एक हाथ वो ऊपर उठा लेती है और मटका उसका नीचे गिर जाता है और उसका जो आँख का दीदा होता है वो घूमने लगता है और उसके जो दांत होते हैं वो किटकिटाने लगते हैं। अब गांव वाले जब उसे इस हालत में देखते हैं तो वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत तक नहीं करता। तो उनको डर बहुत ज़्यादा लगता है कि हम इसके पास जाएं या ना जाएं। तो सुमित्रा ने इस कंडीशन में बच्चे को इतना ज़्यादा टाइट पकड़ लिया था कि बच्चा रोने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन 5 मिनट तक रहती है और 5 मिनट के बाद एकदम से सुमित्रा को होश आता है और वो देखती है कि उसका बच्चा रो रहा है और वो एकदम से सही होती है और फिर अपने घर चले जाती है। कोई भी गांव वाला सुमित्रा को कुछ नहीं बताता। हालांकि सुमित्रा पूछती भी है कि अभी मेरे साथ क्या हुआ, ये पानी की मट्टी कैसे गिरी हुई है, ये मेरा बच्चा क्यों रो रहा है। तो सुमित्रा को ऐसा कोई कुछ भी नहीं बताता डर की वजह से। अब जब सुमित्रा अपने घर जाती है तो एक दिन उसका बच्चा सो रहा होता है और ये उस घटना के कम से कम 4 से 5 दिन की बात होती है। तो सुमित्रा का बच्चा खाट पे सो रहा होता है और सुमित्रा किचन में कुछ पका रही होती है। तो जब वो कुछ पका रही होती है तभी उसको फिर से ये अटैक होता है, यानी ये इस तरह की एक्टिविटीज फिर से वो करने लगती है। उसके हाथ ऊपर उड़ जाते हैं हवा में और जो उसकी उंगलियां होती हैं ये बिल्कुल टेढ़ी हो जाती हैं और उसके दांत किटकिटाने लगते हैं। आंखों का दीदा जो होता है वो घूमने लगता है और वो कुछ बड़बड़ाने से लगती है, मगर वो जो बोलती है वो कुछ किसी को समझ में नहीं आता। तो उसकी सास, उसके ससुर जब ये देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जब सुमित्रा कम से कम 10 मिनट के बाद सुमित्रा होश में आती है तो सुमित्रा पूछती है कि आखिर क्या हुआ। तो वो उसको नहीं बताते क्योंकि वो खुद बहुत ही ज्यादा ये रूप देखकर उसका डर जाते हैं। तो इतना होने के बाद उसके सास ससुर अपने लड़के को वहां पर बुला लेते हैं और उससे कहते हैं कि अपनी पत्नी की देखभाल करो क्योंकि ऐसी कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। तो अक्सर कुछ दिन छोड़ छोड़ के उसके साथ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं। तो उसका पति भी सुमित्रा से कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होता है, क्या तुम्हें इसका पता चलता है। सुमित्रा कहती है नहीं, मुझे इसका कुछ पता नहीं चलता। तो सुमित्रा अपने दिल पे पत्थर रखकर अपने बच्चे से भी दूरी बना लेती है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं अगर मेरे पास ऐसा अटैक हुआ, इस टाइप से अगर मैं एक्टिविटीज करने लगी तो कहीं मैं अपने बच्चे को ही कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। जब वो सबके साथ होती थी तब वो अपने बच्चे को पकड़ती थी और प्यार करती थी, मगर अकेले में वो ऐसा बिल्कुल नहीं करती थी। अब एक दिन अचानक सुमित्रा को फिर से वही एक्टिविटीज होने लगती है और सुमित्रा वैसे ही एक्टिविटीज करते 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 इस बार कुछ अलग करती है। इस बार वो कुछ बोलती है क्योंकि सुमित्रा का पति भी वहां पर होता है, उसके सास ससुर भी वहां पर होते हैं और सुमित्रा उस समय एक लाइन बोलती है और इस पूरे लाइन में वो कहती है कि मैं 3 दिन के बाद मर जाऊंगी। और इतना कहते ही वो एकदम से नॉर्मल हो जाती है। तब उसका पति उससे कहता है कि क्या तुम्हें अभी पता है कि तुमने क्या कहा। तो सुमित्रा कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो वो पूछती है कि आखिर मैंने क्या कहा। तो वो कहता है कि तुमने कहा कि तुम 3 दिन के बाद मर जाओगी। तो वो थोड़ा सा घबराती भी है और कहती है नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये तो खाली कहने की बातें हैं। तो अब वो हालांकि इसको विश्वास तो नहीं करती है, फिर भी वो कोशिश करती है कि मैं पूरे सावधानी से रहूं। तो हालांकि 1 दिन 2 दिन बीत जाते हैं। तो जो तीसरा दिन आता है जिस दिन उसने भविष्यवाणी करी थी कि आज के दिन मैं मर जाऊंगी, उस दिन वो कोई काम नहीं करती। वो कहती है ना मैं सीढ़ी पर चढ़ूंगी ताकि कहीं मैं गिर के मर जाऊं, ना मैं आज आग के पास जाऊंगी यानी खाना भी नहीं बनाऊंगी। तो वो कोई ऐसा काम नहीं करती, ना वो घर से बाहर जाती है। तो कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे उसको लगे कि मेरे को खतरा हो। तो लगभग शाम हो जाती है उस दिन की जिस दिन की उसने भविष्यवाणी करी थी कि उस दिन मैं मरूंगी। तो उस दिन वो शाम को अपने ऐसे ही घर के अंदर बैठी होती है, तभी बाहर से वो देखती है कि उसकी दोस्त जा रही होती है। तो वो अपने घर के आसपास ही निकलती है आंगन में और अपने दोस्त से बातें करने लगती है। और बातें करते 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 अचानक उसकी दोस्त उससे बातें कर रही होती है और वो भी उससे बातें कर रही होती है। वो पूछ रही होती है कि तुम्हारे साथ ये घटना आजकल घटती है। तो वो कह रही हाँ यार, पता नहीं मुझे कैसे होता है एंड ऑल। तो अचानक वो एकदम से गिर पड़ती है, यानी सुमित्रा गिर पड़ती है। तो तुरंत वैद आता है, वैद देखते हैं, मतलब घर वाले वैद को बुलाते हैं और वैद आता है। वैद देखता है, नब्ज टटोलता है तो वो कहता है कि सुमित्रा मर चुकी है। अब सब वहां पर हंगामा हो जाता है क्योंकि उसने अपनी मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। अब क्योंकि सुमित्रा सुहागन होती है तो सुहागन का एक अलग तरीके से
अंतिम संस्कार किया जाता है तो लोग, जो औरतें होती हैं, वो उसको थोड़ा सजाने लगती हैं, यानी चूड़ियाँ पहनाना एंड ऑल, वो सारे काम करने लगती हैं। अब उसका पति बाहर होता है, उसके ससुराल वाले भी बाहर होते हैं, अंदर केवल कुछ औरतें होती हैं उसकी बॉडी के साथ। अचानक कम से कम लगभग 45 मिनट बीते होते हैं, अचानक कुछ औरतें अंदर से भागती हुई बाहर को आती हैं और कहती हैं कि वो उठ गई है, यानी कि जो सुमित्रा है वो जाग गई है, वो मतलब मरने से जिंदा हो गई। तो एकदम से सब लोग अंदर की तरफ भाग के देखते हैं, पूछते जाके देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। तो अंदर देखते हैं कि सुमित्रा आंखें खोल के ऐसे करके सबको देख रही होती है और ऐसी एक्टिविटीज़ कर रही होती है जैसे कि वो किसी को पहचानती नहीं। जैसे ही उसके पति को पता चलता है कि सुमित्रा जिंदा हो गई है तो वो तुरंत भागता हुआ जाता है, अपनी पत्नी को गले लगाता है। तो वो उसको एकदम से झटका मार के हटा देती है, कहती है आप मुझे गले क्यों लग रहे हैं और आप एक पराई स्त्री के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है। तब वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य कहता है कि इनको आप अभी थोड़ा रिलैक्स करने दीजिए, हो सकता है कि ये जो अभी इनकी डेथ हुई, राइट, तो इनके मानसिक उस पर कुछ असर पड़ा हो। तो वो उसको आराम करने देते हैं फाइनली। अब क्योंकि सुमित्रा अब किसी के बिल्कुल पास भी नहीं जाती थी, किसी से बातें भी नहीं करती थी ज़्यादा, तो इस तरह से उसका पति भी कई बार कोशिश करता था, मगर वो साफ मना कर देती थी कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। वो किसी को पहचान नहीं रही थी। अब लगभग ऐसे 3 महीने गुजर जाते हैं। इस 3 महीने के बीच में सुमित्रा एक काम जो हमेशा करती थी, सुमित्रा हमेशा एक लेटर लिखती थी और अपने पति को देती थी कि जाओ और इसको पोस्ट कराओ। लोग इस वजह से शौक थे, सुमित्रा का पति भी शौक, उसके सास ससुर भी शौक थे कि जो सुमित्रा थी वो तो बिल्कुल पढ़ी लिखी ही नहीं थी, बहुत मुश्किल से वो अपना नाम लिख पाती थी। तो आखिर सुमित्रा ये लेटर कैसे लिख सकती है? लेकिन पति क्योंकि सुमित्रा को बहुत ज़्यादा प्यार करता था तो वो बिना कुछ पूछे जाने वो लेटर जाके पोस्ट कराता था। तो लगभग 3 महीने के बाद एक व्यक्ति गांव में आता है, उसी गांव में यानी शरीफपुरा में आता है और उस गांव में पूछता है कि क्या यहाँ कोई ऐसा परिवार है जिसमें एक महिला है जो कुछ अनाप शनाप सी बातें करती है। तो क्योंकि ये बातें जगह जगह फैली हुई थी उस गांव में, तो वो लोग उसको उस घर का पता बता देते हैं। तो वो उस घर में जाता है और सुमित्रा के पति के साथ मिलता है। तो सुमित्रा के पति से कहता है क्या आपके घर में कोई ऐसी स्त्री या कोई ऐसी महिला है जो थोड़ी सी अनाप शनाप टाइप की बातें करती हो? तो वो कहता है आप कौन? तो वो कहते हैं कि मेरा नाम है राम सिया त्रिपाठी और मैं इटावा के एक गांव दिव्यापुर से आया हूं और पिछले 3 महीनों से मेरे पास कुछ लेटर आ रहे हैं, तो वो लेटर को पढ़कर ही मैं यहाँ पर आया हूँ जानने के लिए। तो वो उससे एक बार और पूछते हैं कि आपने अपना नाम क्या बताया? तो वो अपना नाम बताते हैं फिर से कि राम सिया त्रिपाठी। और जब वो ये नाम लेते हैं, इस बार अंदर सुमित्रा इस नाम को सुन लेती है और भागती हुई बाहर को आती है और जो राम सिया त्रिपाठी हैं उनको एकदम से गले लगा लेती है और बहुत ही तेजी से गले उनको लगा के रोने लगती है। तो राम सिया त्रिपाठी एकदम से बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो एकदम से फिर उसको कोशिश करके छुड़ाते हैं और वो कहते हैं कि आप ऐसे मेरे गले क्यों लग रही हो? तो वो कहती है कि पापा आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी बेटी शिवा हूँ। तो सब वहाँ पर एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। राम सिया त्रिपाठी भी बहुत शॉक्ड होते हैं। वो कहते हैं कैसे कह सकती हो कि तुम मेरी बेटी हो? तुम तो मेरी बेटी की तरह बिल्कुल भी नहीं लगती, राइट? तो अब यहाँ पर वो कहती है नहीं पापा, मैं आपकी ही बेटी हूँ, जो लेटर मैं आपको लिखती थी क्या आपने मेरी राइटिंग को बिल्कुल भी नहीं पहचाना? तो राम सिया त्रिपाठी थोड़ा सा सोचते हैं कि हाँ यार, जो लेटर्स थे वो कुछ ना कुछ उसमें जो राइटिंग थी वो मेरी बेटी से मिलती तो है। अब राम सिया त्रिपाठी अपने साथ एक ब्रीफ केस लाए हुए थे और उस ब्रीफ केस में वो एक एल्बम लाए थे जिसके अंदर 15 फोटो थे। तो वो शिवा से कहते हैं आओ मेरे पास बैठो और चलो अब इन तस्वीरों को देखो और मुझे बताओ कि ये कौन कौन है। तो शिवा जब उन तस्वीरों को, यानी जो सुमित्रा होती है वो जब उन तस्वीरों को देखती है तो कहती है ये तो आप हैं मेरे पापा। फिर दूसरी एक महिला की तस्वीर को देख के कहती है ये मेरी मम्मी है, यानी मेरी माँ है। फिर एक और फोटो में देखती है, ये कहती है ये मेरा भाई है। फिर एक फोटो और देखती है और कहती है ये है छेंदीलाल मेरे पति। और फिर एक फोटो देखती है, कहती है ये मेरे सास हैं, राइट, ये मेरा देवर है।
और ये है मेरे दो बच्चे रिंकू और टिंकू। और एक महिला के फोटो पे उंगली रखकर वो चुप हो जाती है। तो राम सिया तिवारी कहते हैं कि तुमने सबको एकदम सही पहचाना है, तो ये जो फोटो है इसको तुम क्यों नहीं पहचान रही हो? तो वो कहती है, थोड़ा डरती है, सहमती है। उसके बाद वो कहती है कि ये मेरी ननद है और इसी ने मुझे मारा है, यानी मेरे सर पर पीछे से पत्थर मारा था, जिस वजह से मेरी मौत हो गई थी। तो राम सिया तिवारी एकदम से उठते हैं और उसको गले लगा लेते हैं और कहते हैं, तुमने एक एक बात बिल्कुल सच कही है और तुम ही मेरी बेटी हो, क्योंकि ऐसा केवल मेरी बेटी ही बता सकती थी। अब राम सिया त्रिपाठी एक कहानी सुनाते हैं। 24 अक्टूबर 1962 को मेरी बेटी शिवा का मेरे घर जन्म हुआ था। क्योंकि जो परिवार था पूरा पढ़ा लिखा था, वो खुद एक प्रोफेसर थे राम सिया त्रिपाठी, तो उन्होंने उस जमाने में अपनी बेटी को ग्रेजुएशन कराया था। तो वो पूरी तरह से पढ़ी लिखी थी और उसकी फाइनली एक जगह शादी करवा दी थी। और शादी जिस घर में उन्होंने करवाई थी, तो लगभग 5 साल हो जाते हैं शिवा को उस घर में रहते हुए। और इस घर में रहते हुए उसको 2 बच्चे भी होते हैं, रिंकू और टिंकू। मगर इस घर में उसके साथ शुरू से ही कुछ प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि शिवा सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और उसके ससुराल वाले कम पढ़े लिखे थे, लगभग इंटर थे, और वो थी ग्रेजुएट। तो एक तो ये थोड़ा सा उनके अंदर हीन भावना थी इस चीज़ को लेकर। दूसरी चीज़, क्योंकि राम सिया त्रिपाठी प्रोफेसर थे, तो वो लोग डाउरी को यानी दहेज को लेकर भी शिवा पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते थे। 1985 को शिवा के दूर के अंकल उसके घर जाकर एक खबर देते हैं कि शिवा ने आत्महत्या कर ली है और उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है। उस वक्त राम सिया त्रिपाठी किसी काम से कहीं बाहर गए हुए थे, लेकिन वो जब तक वापस आते हैं तब तक शिवा के ससुराल वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। हालांकि वो पुलिस स्टेशन में इसकी खबर भी करते हैं, तो पुलिस उसके पति और उसके ससुर को गिरफ्तार करती है, लेकिन एविडेंस के अभाव के कारण वो लोग छूट जाते हैं। शिवा की मौत हुई थी 18 जुलाई 1985 को, और इधर यहाँ से 80 किलोमीटर दूर सुमित्रा ने अपनी मौत की भविष्यवाणी भी की थी 19 जुलाई की। इन दोनों घटनाओं में 24 घंटे का डिफरेंस था। जब सुमित्रा की डेथ हुई थी तो 45 मिनट के लिए सुमित्रा मरी थी और 45 मिनट के बाद वो फिर से जिंदा हो गई थी। तो ये जब घटना हुई और ये घटना इस गांव से बाहर निकली और मीडिया यानी कि अखबार में आई, तो ये अखबार में पूरी तरह से वायरल हो गई। तो अमेरिका की वर्जीनिया से एक टीम आई जो कि पूर्व जन्म की इस तरह की घटनाओं को इन्वेस्टिगेट करती है। तो वो टीम आई और इंडिया की भी ऐसी ही एक टीम जो पूर्व जन्म की घटनाओं का इन्वेस्टिगेशन करती है, वो आई। इन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स को नोटिस किया, छोटी छोटी बातों को नोटिस किया, कई लोगों का कई बार इंटरव्यू किया और काफ़ी छानबीन करने के बाद, काफ़ी फैक्ट्स देखने के बाद इन्होंने इस चीज़ को सच माना कि ये घटना पूरी तरह से सच्ची है। तो दोस्तों, कहानी में इतना ही। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये एक पूर्व जन्म की ऐसी घटना थी, जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था और इसको सर्च कर रहा था, ढूंढने की कोशिश कर रहा था इसके फैक्ट्स वगैरह, तो ये हर मोड़ पे ये कहानी मेरे को बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड कर रही थी। ये इसे पूर्व जन्म की कहानी कहना भी शायद एक गलत ही बात होगी, क्योंकि ये पूर्व जन्म से ज़्यादा भी कुछ और लग रहा है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।